ईटानगर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति यानी दी टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की चतुर्थ बैठक यानी फोर्थ मीटिंग का आयोजन किया गया। 16 दिसंबर 2024 को आयोजित इस बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों के कार्यालय प्रमुख, वरिष्ठ अधिकारी, हिंदी अधिकारी, अनुवादक आदि शामिल हुए। बैठक का आयोजन प्रधान महालेखाकार के मोब 2 ईटानगर स्थित कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन का रिव्यू करना और इसको बढ़ावा देने के लिए फ्यूचर स्ट्रेटजीज पर चर्चा करना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए सदस्य सचिव सौरभ श्रीवास्तव जी ने अपना स्वागत संबोधन प्रस्तुत किया। दूसरी बैठक है और हमारे नाराकास की कुल चौथी बैठक है। हिंदी जो कि हमारी राजभाषा है और हमारे कार्यालय में राजभाषा के काम करने के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ निर्धारित लक्ष्य रखे गए हैं, जिनके अनुरूप हमारे कार्यालय में वो कार्य किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो कार्यालय है वो ग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ग क्षेत्र के अंतर्गत जो पत्राचार का हमारे कार्यालय में लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो 55% है। नोटिंग का लक्ष्य आपको 30% निर्धारित किया गया है। और वैसे भारत सरकार द्वारा कुछ वार्षिक कार्यक्रम हैं जिसके अंतर्गत कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उसमें ये भी है कि धारा 3.3 क्या है कि धारा 3.3 वो है जिसके अंतर्गत आपको हर जो 14 तरह के दस्तावेज होते हैं उसको हर हाल में आपको बाइलिंगुअल द्विभाषीय रूप में जारी करना होगा। उसके बाद आता है एक नियम 5 के अंतर्गत ये होता है कि अगर आपके कार्यालय को हिंदी में कोई पत्र प्राप्त होता है तो आपको उस पत्र का जवाब हिंदी में देना है। अगर उसका जवाब देना अपेक्षित नहीं होगा तो आप उसका जवाब नहीं देंगे। लेकिन अभी जो नई संसदीय राजभाषा समिति की प्रश्नावली आई है उसमें ये भी पूछा जाता है कि अगर आपका वो देना जवाब अपेक्षित नहीं था तो क्या आपने उसकी पावती दी थी। और साथ ही साथ नई संसदीय राजभाषा समिति में जो एक कॉलम बोला जाए या प्रश्न जोड़ा गया है कि आपके कार्यालय को इंग्लिश में कितना पत्र प्राप्त होता है, अंग्रेजी में कितने पत्र प्राप्त हो रहे हैं, तो उसका भी अब आंकड़ा आपके कार्यालय को रखना अनिवार्य है। क्योंकि भारत सरकार की ऐसी मंशा है कि क और ख क्षेत्र के जो कार्यालय हैं उनका जो निर्धारित लक्ष्य है कि उन्हें अपना अधिक से अधिक काम हिंदी में करना है। 100%, 90% जो लक्ष्य उनका लिए निर्धारित किए गए हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि अधिकतर कार्यालय में क क्षेत्र से जो पत्र प्राप्त हो रहे हैं वो अंग्रेजी में प्राप्त हो रहे हैं। तो भारत सरकार अब ये जानना चाहती है कि जो क क्षेत्र के कार्यालय अंग्रेजी में आपको पत्र दे रहे हैं उसका क्या विवरण है, क्या उसका आंकड़ा है आपके पास। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि हमारे कार्यालयों द्वारा जो आंकड़े दिए जाते थे वो आंकड़े पूर्ण रूप से सटीक नहीं होते थे। हम लोग अगर देखें बहुत सारे कार्यालयों की जब यहाँ समीक्षा की जाएगी तो हम लोग पाएंगे बहुत सारे कार्यालय में धारा 3.3 का उल्लंघन है, कहीं नियम 5 का उल्लंघन किया गया है। बहुत सारे ऐसे कार्यालय हैं जो आपको 300-400 धारा 3.3 के अंतर्गत दस्तावेज छोड़िए हज़ारों की संख्या में दस्तावेज दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो दस्तावेज दिखाए जाते हैं वास्तव में इसके आंकड़े आपके पास मौजूद है कि नहीं है। क्योंकि जिस दिन भी आपके कार्यालय में संसदीय राजभाषा समिति आएगी उस दिन आपको उन सभी दस्तावेजों के संलग्नक लगाने पड़ेंगे। और ऐसी स्थिति में जो भी कार्यालय ये कर रहा है उसके कार्यालय प्रधान को अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि राजभाषा नियम 1976 का नियम जो 12 है वो हर बार ये चीज़ को बोलता है कि कार्यालय प्रधान इसके लिए उत्तरदायी होंगे। जब संसदीय राजभाषा समिति आएगी तो वो किसी हिंदी अधिकारी, हिंदी सहायक को नहीं पकड़ेगी, बल्कि वो सामने बैठा के कार्यालय प्रधान से ही प्रश्न पूछेंगी। और हिंदी अधिकारी वहाँ बैठा भी रहेगा तो वो अपने कार्यालय प्रधान की सहायता तब तक नहीं कर सकता है जब तक उसे अनुमति ना दी जाए। तो आप लोग जो भी कार्यालय प्रधान यहाँ पे उपस्थित है, मेरा उन सभी से ये निवेदन है कि आप अपने कार्यालय के जो भी दस्तावेज है अगर वो साइन कर रहे हैं तो उसकी प्रामाणिकता
इस चीज़ से लगाइए कि वास्तव में दुभाषीय है कि नहीं, क्योंकि इसके लिए भी नियम है कि हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी ही उसका उत्तरदायी होगा कि दस्तावेज दुभाषीय थे या नहीं थे। इसीलिए भारत सरकार बोलती है कि कार्यालय प्रधान अपने हस्ताक्षर से एक जांच बिंदु अपने कार्यालय में जारी करे। जांच बिंदु के अंतर्गत वो ये निर्धारित करे कि आपके यहाँ जैसे हाउसकीपिंग है, अगर हाउसकीपिंग गृह व्यवस्था विभाग जिसे कहते हैं, वो जो भी स्टेशनरी जारी कर रही है क्या वो दुभाषीय है या नहीं है। जैसे आपका PR सेक्शन हुआ या कहीं पे कोऑर्डिनेशन सेक्शन होता है, अगर वो कोई विज्ञापन दे रहा है तो वास्तव में वो विज्ञापन इंग्लिश और हिंदी दोनों में मौजूद है या नहीं है। उसमें जो खर्च किए जा रहे हैं राशि, उसका 50% हिंदी के विज्ञापन पे खर्च हो रहा है कि नहीं, ये जानना ज़रूरी है। उसके बाद जो आपके यहाँ पर बुक्स एंड पीरियडिकल्स, कहीं कहीं अलग अलग हेड बोलते हैं उनको, उसमें जो पुस्तक खरीद की राशि आती है, क्या उसका 50% पुस्तक खरीद पर व्यय किया जा रहा है या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं जो संसदीय राज्य समिति का निरीक्षण किसी कार्यालय का अगर हो तो उस समय पूछा जाएगा। तो इसीलिए सभी कार्यालय प्रधान से पुनः निवेदन है कि आप अपने कार्यालय में इस चीज़ को भली भांति जानने का प्रयास करें कि आपका कार्यालय में काम क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, और जो भी आंकड़े आप दें उस आंकड़े को सही देने का प्रयास करें। अगर आप आंकड़े दे देते हैं और वास्तव में उसका कोई दस्तावेज आपके पास नहीं है तो कभी भी कोई निरीक्षण होगा तो आप दस्तावेज कहाँ से लाएंगे। अधिकतर कार्यालयों में अभी जो ये काम हो रहा है वो ई-ऑफिस में हो रहा है। आप सभी तो ई-ऑफिस से परिचित होंगे भली भांति। बहुत सारे कार्यालय में ई-ऑफिस में काम हो रहा होगा, जहाँ नहीं भी हो रहा है वहाँ उसको चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। मैनुअल फाइल जब हुआ करता था तो आप उसके दस्तावेज़ों को बदल सकते थे, लेकिन ई-ऑफिस के दस्तावेज आप कहाँ से बदलेंगे, उसे बदलना संभव नहीं है। अभी सबसे बड़ी सुविधा ये है कि ई-ऑफिस में आपको कंठस्थ से जोड़ दिया गया है। आप जो भी अंग्रेजी में नोटिंग करते हैं उसको हिंदी में वहाँ ट्रांसलेट किया जा सकता है। हम 100% तो नहीं बोलेंगे कि वो बिल्कुल सही बोलता है, क्योंकि वो भी एक AI टूल्स के तरह ही है, लेकिन लगभग आपको सटीक अनुवाद देने का प्रयास करता है। 100% तो नहीं होगा, लेकिन आपको छोटे छोटे शब्दों का उसमें तो मिलने का रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी सदस्य कार्यालय हैं उन सभी से ये भी हम निवेदन करेंगे कि आप लोग जैसे बीच बीच में आपने अपने यहाँ वर्कशॉप कराते हैं, कार्यशालाएँ कराते हैं, हो सकता है कि कुछ ऐसे सदस्य कार्यालय हो जिनके यहाँ कर्मचारियों के अधिकारियों की संख्या बहुत कम है, उनके कार्मिक कम हैं, तो वो प्रयास करें कि नाराकास के जो भी 1-2 सदस्य कार्यालय हैं वो आपस में मिलकर एक संयुक्त कार्यशाला करवा लें। क्योंकि हम जब तक एक दूसरे के बारे में नहीं जानेंगे, हो सकता है कि कोई कार्यालय हमसे बेहतर काम कर रहा हो, कोई कार्यालय में कुछ कमी हो। नाराकास का मंच इसलिए नहीं बनाया गया है कि हमें किसी की कमियां या गलतियों को गिनाना है। ये मंच इसलिए है कि हमारे नगर में जो भी हमारे एरिया में हो रहा है उसमें जो कमी है उस कमी को दूर किया जाए और एक दूसरा का सहयोग और करते हुए आगे बढ़ा जाए। इसके पश्चात नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यों द्वारा भारत सरकार के प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। बैठक में अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 के बीच की राजभाषा कार्यान्वयन का प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिसकी समीक्षा श्री राजीव कुमार नायक एवं श्री सौरभ श्रीवास्तव द्वारा किया गया, जो कि सराहनीय प्रयास। अच्छा, आपके जो समस्या है ना उसका समाधान हमारे नाराकास की कोर कमेटी जो है उसके सदस्य कभी आपके कार्यालय का विजिट करेंगे और वो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसको एक बार चेक कर लेंगे कि वो क्या है और उसमें क्या किया जा सकता है। जहाँ तक आपकी सहायता हो सके वहाँ तक हम लोग उसके लिए आपकी सहायता करेंगे। इसके साथ ही हिंदी शिक्षण योजनाओं यानी हिंदी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और राजभाषा से संबंधित भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। वैसा ही राजीव गांधी
विश्वविद्यालय के अधीन जो भी एफिलिएटेड कॉलेजेस है 40-50 से, उनको सारा हम अंग्रेजी में ही पत्र भेज रहे हैं। तो वो सारे आपके जो प्रकोष्ठ और शाखाएं हैं उसी को डाल के वो दे देते हैं। इतना सारा होता है उनका आंकड़ा कि हम उसको हटा भी नहीं सकते। वही सर से मैं आज चर्चा की हूँ कि इसका क्या उपाय किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा संचालित जो कार्यालय है वो केवल राजीव गांधी विश्वविद्यालय है, लेकिन जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है वो तो राज्य सरकार के अधीन है। इसीलिए तो मैं सर बताएं मुझे उपाय क्या करना है अभी, तो मैं आगे से सर इस पर गौर करूँगा। आप उसको दुभाषी रूप में पत्र को भेजिए, क्योंकि अंग्रेजी उनको समझ में आ रही है तो वो अंग्रेजी में समझेंगे। सर जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है उनका सारा जो नियम नीति, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, आरआर सारे राज्य सरकार है। केवल उनका एफिलिएशंस एग्ज़ाम या पंजीकरण या जो भी नामांकन के लिए होता है, तो हम उनको बोल भी नहीं सकते कि आप ऐसा कीजिए। तो मैं सर को ये कह रही थी कि ऐसे पत्रों को हम क्या उस सूची से हटा दें क्या? तो सर एक आइडिया दिए हैं कि आप इस तरह बनाइएगा। जब भी पार्लियामेंट्री कमेटी का या किसी भी इंस्पेक्शन हो तो ये इस चीज़ को हाईलाइट जरूर करें कि ये जो हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं वो सेंट्रल से सेंट्रल के तरफ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सेंट्रल से स्टेट गवर्नमेंट के किसी बॉडी के साथ कर रहे हैं। और हमारा जो ऑफिस है वो अरुणाचल प्रदेश में है और उसका आधिकारिक भाषा जो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी अंग्रेजी है और दूसरी जो है भाषा हिंदी है। तो चूँकि वो बॉडी हमसे अंग्रेजी में पत्राचार कर रही है तो हम उसको जवाब भी उसकी भाषा में हम दे रहे हैं। इस बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिनमें मुख्य रूप से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड और दूरदर्शन केंद्र ईटानगर आदि संस्थान शामिल थे। बैठक के अंत में श्री राम अकबाल यादव द्वारा सभी अधिकारियों से राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार और सरकारी कार्यों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने का निवेदन किया गया। इस बैठक के संचालन में सुश्री रागिनी गुप्ता एवं श्रीमती सुशीला कुमारी जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बैठक का समापन श्री सौरभ श्रीवास्तव के समापन संबोधन से हुआ। आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में सफल समापन में मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ईटानगर की यह चतुर्थ बैठक हम सभी के ज्ञानवर्धक और मार्गदर्शन रही। साथ ही साथ मैं उप निर्देशक महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें राजभाषा के कार्यान्वयन से अवगत कराया और अपने व्यस्तम समय में से हमें समय प्रदान किया। साथ ही साथ मैं अनुसंधान अधिकारी का धन्यवाद करता हूं कि वो यहाँ पर उपस्थित हुए और अपने ज्ञान से हमें लाभान्वित किए। उसके साथ मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ हमारे अध्यक्ष महोदय वाललांग छोंगा सर जी का, जिनके कुशल संचालन में और मार्गदर्शन में यह बैठक संपन्न हो पाई। सर के मार्गदर्शन में आगे भी ऐसी बैठकें संपन्न हो, ऐसी आशा करते हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ उपस्थित सभी कार्यालय प्रमुखों और राजभाषा अधिकारियों और उनके साथ उपस्थित सदस्यों का मैं धन्यवाद देता हूं कि वो यहाँ पर उपस्थित हुए और अपने व्यस्तम समय में से यहाँ पर समय दिया और यहाँ पर आकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। साथ ही साथ हम सब का ये प्रयास रहेगा कि हम लोग राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़े और जहाँ पर भी समस्याएं आए एक दूसरे का सहयोग करें। हो सकता है कि कोई कार्यालय कुछ और अच्छा काम कर रहा हो या कुछ कार्यालय के पास नई टेक्नोलॉजी हो जो हम सभी के लिए लाभ हो। तो इसी आशा के साथ मैं सबका पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं और आज की इस मीटिंग में उपस्थित लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। नराकास जो यहाँ की छमाही बैठक आयोजित की गई, इसमें विभिन्न कार्यालयों के जो कार्यालय अध्यक्ष थे वो आज उपस्थित रहे और राजभाषा संबंधित जो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, कैसे हमारे यहाँ पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में राजभाषा का विकास किया जाए, छोटे छोटे कामों को किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो आज हमारी भाषा अरुणाचल में लगभग 90% के से ज़्यादा लोग
हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसे कार्यालयीन भाषा में कैसे बदला जाए और अपने राजभाषा के भी क्षेत्र में भी अच्छे स्तंभ गाड़े जाएं। इसके लिए यहाँ पर एक सामूहिक मंच पर चर्चा की गई। बहुत ही अच्छी बैठक रही है और मैं नराकास अध्यक्ष और साथ ही उपस्थित सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो आए और राजभाषा में अपना बहुमूल्य योगदान दिए। आज यहाँ पर नराकास की चौथी बैठक संपन्न की गई। इस वित्तीय वर्ष 2024-25 की यह दूसरी बैठक थी। इसमें बहुत सारे सदस्य कार्यालयों ने भाग लिया और इसमें राजभाषा कार्यान्वयन के विषय पे बहुत सारी चर्चाएं की गई। उन चर्चाओं में बहुत सारे निष्कर्ष निकाले गए। इस बैठक में हमारे साथ उप निर्देशक राजभाषा कार्यान्वयन गुवाहाटी से उपस्थित थे। उसके अलावा अनुसंधान अधिकारी हमारे अध्यक्ष महोदय वालनांग छोंगा जो कि महालेखाकार है। यहाँ पर राजभाषा के कार्यान्वयन से जुड़े अरुणाचल प्रदेश की जो गतिविधियाँ हैं उसके बारे में चर्चा की गई और ये देखा गया कि बहुत सारे कार्यालय बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं भारतीय खाद्य निगम, दूरदर्शन, LIC, इन सभी कार्यालयों का सराहनीय कार्य था, जिसके लिए इन्हें आगे भी प्रोत्साहित और पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसी शब्दों के साथ मैं आगे भी आशा करता हूँ कि और भी अच्छी तरह से यहाँ पर नराकास का कार्य संपन्न किया जाए। जैसा कि हम नराकास के बारे में जानते ही हैं कि नराकास का जो भी स्थापना होता है वो ऐसे जगह पे और इस कारण से किया जाता है कि राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन बहुत सफलतापूर्वक सारे जितने भी आपके कहना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, ये जितने भी आपके ऑफिसर्स हैं वहाँ पे सुचारू रूप से किया जा सके और इसका जो भी स्थापना का कम से कम आपका 10 मेंबर्स होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हर बार मीटिंग में एक नया मुद्दा आता है कि हम कार्यान्वयन ढंग से क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और सिंस ये ईटानगर या अरुणाचल प्रदेश एक गाँव क्षेत्र में आता है राजभाषा के नियमों के अनुसार, तो यहाँ पे मिनिमम आपका लक्ष्य पत्राचार और इन सबको हम कोशिश करते हैं कि जो आपका जो भी आपका PMO का ऑफिस है या जो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने ऑफिसेज हैं उसका बहुत सक्सेसफुली हम लोग 55% का अपना लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ और कोशिश करेंगे कि जिन मुद्दों पे आज इस नराकास की इस बैठक में बात हुई है उन पर बहुत सुचारू रूप से विचार किया जाए और उसको अच्छे से सभी लोग अपना सहयोग से आगे लेकर के जाए और अगले बैठक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे।